सो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ A+ लॉ अकेडमी। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। यू ऑल आर डूइंग गुड एंड यू ऑल आर पुटिंग योर 100% एज फार एज द जुडिशरी एग्जाम्स आर कंसर्न। नाउ एज फार एज इन टुडेज सेशन आई विल बी हैविंग अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन विद यू ऑल। आज का जो मेरा ये वीडियो के माध्यम से आपके साथ जो मैं आज बातचीत करूंगा, जो डिस्कशन हम लोग करेंगे, वो हिमाचल के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। एज फार एज HPGS एग्जाम इज कंसर्न, हमें एक चीज़ समझनी है कि अच्छा हिमाचल में जब हम तैयारी कर रहे हैं तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो लोग हम लोग जैसे टेस्ट सीरीज अपनी रन कर रहे हैं एंड मेनी ऑफ द कैंडिडेट्स आर गिविंग द टेस्ट पेपर्स इन दैट सीरीज। एक चीज़ जो मुझे कॉमनैलिटी में लगी कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा बच्चों को परेशानी है और कॉमन मिस्टेक्स जहाँ पे दिख रही थी, तो आई थॉट कि उसके लिए एक स्पेसिफिक सेशन सभी लोगों के लिए मुझे बनाना चाहिए। और उस सेशन में आज हम कंप्लीटली एग्जॉस्टिवली बात करेंगे कि हिमाचल में जो है प्लेंट राइटिंग, जो हमारे सिविल लॉ 1 के एग्जाम में जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल एरिया जिसको कहा जाता है, वो डेफिनेटली है। सो आज के सेशन में आई विल बी हैविंग द डिस्कशन कि हिमाचल में जब आप मेंस आंसर राइटिंग करते हैं या मेंस की आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो, आप अभी टेस्ट पेपर्स लिख रहे हो या अदरवाइज अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, कहीं और से पढ़ रहे हैं, तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि देखो प्लेंट राइटिंग हिमाचल में बहुत इंपॉर्टेंट है। MCQ की या प्रीलिम्स की जब हम तैयारी करते हैं, दैट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट थिंग, बट एज फार एज द मेंस एग्जाम इज कंसर्न वी हैव टू अप्रोच टू दैट एज वेल। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं कि हमें हिमाचल के मेंस को भी टारगेट करना है? बिकॉज इफ यू आर गोइंग टू क्वालिफाई द प्रीलिम्स एग्जाम, द मोमेंट यू क्वालिफाई, तो दे विल नॉट बी गिविंग यू अ लॉट ऑफ टाइम टू गो फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मेंस स्पेसिफिकली। ठीक है, तो यू विल बी ओनली गेटिंग 13 to 15 days फॉर द मेंस एग्जाम आफ्टर द प्रीलिम्स रिजल्ट। प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद मेंस के एग्जाम को लेके केवल आपको 13 से 15 दिन के बीच में टाइम मिलता है। नाउ उस 15 डेज के अंदर तो यू कांट प्रिपेयर मेंस, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि अभी जो हमारा टाइम चल रहा है, लाइक वी आर इन नवंबर, सो वी आर हैविंग दिसंबर, वी आर हैविंग जनवरी, वी आर हैविंग फरवरी। तो जनवरी फरवरी के बीच में तो यू विल बी स्लाइटली मोर फोकस्ड अपॉन द प्रीलिम्स, बट अभी का जो हमारा टाइम है, लाइक स्टिल वी आर हैविंग 45 डेज, मतलब दिसंबर एंड तक। तो अगर हम मान के चलें कि विद इन दीज 45 डेज हम कैसे टारगेट करें, तो देखो मेंस को आप अभी अवॉइड मत करो, यू हैव टू प्रिपेयर विद द मेंस एग्जाम। आज के सेशन में आई विल बी हैविंग द डिस्कशन ऑन द प्लेंट राइटिंग, लेकिन आई विल बी हैविंग सेपरेट सेशंस फॉर इंपॉर्टेंट एरियाज एंड डिफरेंट थिंग्स आई विल बी टेकिंग अप। सो आज के इस वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हम बात करेंगे जिसपे, दैट इज द प्लेंट राइटिंग। आपके सामने मैं एक प्रेपोजिशन रखूंगा, उस प्रेपोजिशन में हिमाचल के पर्सपेक्टिव में अगर हमें मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लेंट राइटिंग करना हो तो किन चीजों का ध्यान रखना है। बहुत कॉमन मिस्टेक्स बच्चों की होती है कि अच्छा प्लेंटिव गलत जगह लिख देते हैं, सूट नंबर गलत जगह लिख देते हैं, तो उन छोटी छोटी चीजों को हमें आज करेक्ट करना है। सो लेट्स प्रोसीड। सबसे पहले मैं आपके सामने प्रेपोजिशन पढ़ूंगा, प्रेपोजिशन पढ़ने के बाद आई विल बी टेलिंग यू द फॉर्मेट विच इज टू बी फॉलोड इन हिमाचल। ओके, सो लेट्स प्रोसीड विद द सेशन। तो जितने भी लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो जरूर लाइक कीजिएगा। तो लुक, एज फार एज द हिमाचल प्रदेश जुडिशरी एग्जाम इज कंसर्न्ड, सो एज फार एज HPGS इज कंसर्न, इस सेशन में हम एक हिमाचल के पर्सपेक्टिव से जो लास्ट ईयर के ट्रेंड्स हैं, किस तरह की प्लेंट राइटिंग, रिटन स्टेटमेंट राइटिंग पूछी जाती है, उसी के ऊपर हम जो है आज बात करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। सो द प्रेपोजिशन विच आई एम हैविंग फॉर यू पीपल इज, अगर आप देखेंगे बहुत सिंपल सा प्रेपोजिशन है, इट इज नॉट टेक्निकल, कुछ भी इसमें टेक्निकल नहीं है, सिर्फ आपको फैक्ट्स के बेसिस पे हमें देखना है कि प्लेंट राइटिंग में हम क्या क्या कर सकते हैं। सो एज यू पीपल कैन सी, इट इज रिटन दैट प्लेंटिफ A files a suit for recovery of possession and many profits. ठीक है, there is a person Mr. A, he is filing a suit for possession and many profits against the defendant B and claiming that B had unlawfully occupied A's property after the expiration of the lease agreement. So lease was there, it was expired, B is still in the possession of the property. A alleges that despite multiple requests and legal notice, very important, despite multiple requests and legal notice, B refused to vacate. And B on the other hand claims that A had a verbal agreement to extend the lease for another 5 years and B has made a substantial investment in the property improvements. Now this is a प्रेपोजिशन वी आर हैविंग, जिसमें मिस्टर ए जो है वो क्लेम कर रहा है कि एक लीज डीड था, लीज एक्सपायर हो गया है, और बी अभी भी प्रॉपर्टी में पोजीशन में है और उसको मैंने मल्टीपल टाइम्स रिक्वेस्ट किया है, लीगल नोटिस भेजा है कि वो प्रॉपर्टी को
खाली कर दे, वेकेट करे। लेकिन वहीं पे बी की तरफ से एक आर्गुमेंट आता है कि मेरा ए के साथ अगले 5 सालों के लिए एक्सटेंड किया गया है लीज को, और ये एक वर्बल एग्रीमेंट के थ्रू जो था ये हुआ है, एंड आई हैड मेड सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट इन द इंप्रूवमेंट्स इन द प्रॉपर्टी। तो एक तरफ प्लेंटिफ के आर्गुमेंट्स, एक तरफ डिफेंडेंट के आर्गुमेंट्स। सो दीज काइंड ऑफ प्रेपोजिशंस यू माइट बी गेटिंग इन द हिमाचल सिविल लॉ 1 पेपर और सीपीसी में। ये जो सवाल है प्लेंट राइटिंग और रिटन स्टेटमेंट राइटिंग, इट इज अ मैंडेटरी क्वेश्चन, इट इज अ मैंडेटरी क्वेश्चन, सो यू कांट टेक इट वेरी लाइटली, राइट। तो अब आज के सेशन में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, देखो ये क्वेश्चन 40 मार्क्स का है, इट इज नॉट ऑफ लेस वेटेज, 40 मार्क्स। 40 मार्क्स में आपको प्लेंट राइटिंग भी आती है और रिटन स्टेटमेंट भी लिखना है। तो इसका मतलब 20 मार्क्स का प्लेंट होगा, 20 मार्क्स का रिटन स्टेटमेंट होगा, ईच विल बी ऑफ 20 मार्क्स। तो नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि अच्छा प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट लिखने से पहले हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो हमें फैक्ट समझ में आने चाहिए। इफ यू आर वेरी क्लियर विद द फैक्ट्स ऑफ द केस, ओनली देन वी कैन स्विच ओवर टू द नेक्स्ट एरिया कि अब इसकी ड्राफ्टिंग करनी कैसे है। एज फार एज टुडे सेशन इज कंसर्न, सेशन बहुत लेंदी ना हो, तो आज के सेशन में आई विल बी हैविंग डिस्कशन ओनली ऑन द प्लेंट राइटिंग। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको रिटन स्टेटमेंट की ड्राफ्टिंग के जो रूल्स है वो बताऊंगा। सो लेट्स प्रोसीड। सो वी हैव टू ड्राफ्ट अ प्लेंट addressing the legal grounds with respect to the recovery of possession and many profits. So we are going to recover many profits as well as the possession over the property. Now you people have to understand कि देखो possession मांग रहा है, मैंने profit मांग रहा है। possession मांगने के लिए section 5 के अंदर specific relief act की हम reference देते हैं, because there is a clear cut provision in section 5 of specific relief act will be mentioning कि सेक्शन 5 के अंदर हम रिकवरी ऑफ पोजेशन क्लेम कर रहे हैं, एंड अलोंग विद दैट मेनी प्रॉफिट्स आर आल्सो क्लेम्ड। तो यहां पे किस तरह से आपकी ड्राफ्ट होनी है प्लेंट, वी आर नाउ प्रोसीडिंग ऑन दैट। तो सबसे पहले एज यू पीपल कैन सी, देखो अब कभी कभी क्या होता है, जैसे आप लोग, मैंने देखा कि जैसे टेस्ट पेपर्स जो मेरे पास सबमिट हो रहे हैं, सारे टेस्ट पेपर्स की इवैल्यूएशन हमने की, तो बहुत एक कॉमन चीज हमने देखी कि कुछ बच्चे इन द कोट जो है वो यहां से लिख रहे हैं, यहां से कभी नहीं लिखना है, इन द कोट यहां से कभी नहीं लिखना है। व्हेनेवर यू हैव टू राइट इन द मिडल, राइट इन द मिडल ऑफ द पेज, इन द कोर्ट ऑफ। अब जिस भी कोर्ट में आप ये अपना सिविल सूट फाइल कर रहे हो, उस कोर्ट का आप जुरिस्डिक्शन लिखोगे, लाइक सिविल जज ऑफ सो एंड सो प्लेस। अगर, अच्छा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आप कभी भी नेम ऑफ जज, नेम ऑफ प्लेस अपनी मर्जी से मत लिखें। डोंट राइट नेम ऑफ अ जज, नेम ऑफ अ प्लेस बाय योर ओन थॉट, ठीक है, बाय योर ओन थॉट यू आर नॉट सपोज टू राइट एनी नेम, ठीक है। अगर कोई नाम प्लेंट के प्रेपोजिशन में, जो भी आपके सामने प्रेपोजिशन है, अगर उसमें कोई नाम लिखा है, देन ओनली यू कैन राइट, अदरवाइज यू कैन यूज XYZ, ठीक है। अदरवाइज XYZ लिखो, ब्लैंक करो, XYZ लिखो, लेकिन नाम अपनी मर्जी से नहीं लिखना है। द सेकेंड थिंग इज, इसके बाद आप जो है एक छोटा सा हेडिंग देते हो सूट नंबर का, ये सूट नंबर डैश ऑफ डैश, तो इसका मतलब सूट नंबरिंग ऑफ ईयर। तो ईयर तो आप अगर प्लेंट में लिखा है तो ईयर लिखना है, नहीं लिखा है तो नहीं लिखना है। सूट नंबर भी अगर फैक्ट्स के अंदर लिखा हुआ है तो लिखना है, नहीं लिखा है तो खाली छोड़ना है। मेक अ स्पेस बिटवीन दिस, तो सूट नंबर डैश ऑफ डैश, ठीक है, इस तरह से करना है। देयर आफ्टर आप जब प्लेंटिफ और डिफेंडेंट की रेफरेंस देते हो, तो मैंने एक चीज देखी कॉमन मिस्टेक कि प्लेंटिफ बच्चे यहां लिख देते हैं, प्लेंटिफ ए सो और वर्सेस डिफेंडेंट सो। तो देखो प्लेंटिफ और डिफेंडेंट का जो आप नाम लिखोगे दैट शुड बी लाइक दिस, है ना, दैट ए सन ऑफ सो एंड सो, है ना, सन ऑफ सो एंड सो या डॉटर ऑफ सो एंड सो, फादर्स नेम, रिजाइडिंग एट सो एंड सो। मैंने देखा कि कुछ बच्चे पिन कोड भी लिख रहे हैं, पिन कोड नहीं लिखना, ठीक है। आपको सिर्फ पेरेंटेज बतानी है और रेजिडेंस का बताना है, उसके बाद आप प्लेंटिफ लिख दोगे। अगर एक से ज्यादा प्लेंटिफ है तो एक से ज्यादा प्लेंटिफ जो भी हैं उन सब की इस तरह से रेफरेंस आएगी। सेम इसी तरह से डिफेंडेंट अगर है तो डिफेंडेंट सन और डॉटर ऑफ सो एंड सो, रेजिडेंट ऑफ सो एंड सो, डिफेंडेंट, ठीक है। तो ये फॉर्मेट आपने फॉलो करना है। इसके बाद आता है आपका सूट का टाइटल। तो आपका सूट किस चीज के लिए, तो हियर द सूट इज फॉर द रिकवरी ऑफ पोजेशन एंड मेनी प्रॉफिट्स। आपका जो केस है ये रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड मेनी प्रॉफिट्स को लेके है, तो ये टाइटल आ जाएगा। जिस भी तरह का प्रेपोजिशन है अकॉर्डिंगली यू हैव टू गिव द टाइटल ओवर द सूट। इसके बाद
जैसे आपने सूट फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ मैने प्रॉफिट, तो यहां पे आप सेक्शन 5 की रेफरेंस दे दो, मैने प्रॉफिट साथ में आप क्लेम कर रहे हैं, यू विल बी मेंशनिंग। फिर आप लिख दोगे प्लेंट अंडर सेक्शन 26 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। अगर 26 लिखना है तब भी बात चलेगी, अगर आप इस तरह से लिख लियो प्लेंट अंडर सेक्शन 26 रेड विद ऑर्डर 4 रूल 1, रेड विद ऑर्डर 4 रूल 1, ठीक है। तो जब भी आप ऑर्डर की रेफरेंस दोगे, सीपीसी की ऑर्डर 4 की रेफरेंस दोगे, तो आपको रोमन में लिखना है, रोमन में लिखना है। तो प्लेंट अंडर सेक्शन 26 रेड विद ऑर्डर 4 रूल 1 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, ये चीज आपको एक्स्ट्रा एज देगी। हमेशा ही इन चीजों का ध्यान रखना है जब भी आप प्लेंट राइटिंग करो, जिस भी सेक्शन के अंदर आप केस कर रहे हो। जैसे ये केस रिकवरी ऑफ पोजेशन एंड मैनी प्रॉफिट्स का है, तो सेक्शन 5 के अंदर एसआरए का आप रिकवरी ऑफ पोजेशन का केस करते हो, तो यहां पे आप लिख सकते हो सूट फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन एंड मैनी प्रॉफिट्स, है ना। इसके बाद प्लेंट अंडर सेक्शन 26 रेड विद ऑर्डर 4 रूल 1 ऑफ द सीपीसी, ये आपने लिखना है। नाउ देयर आफ्टर इसके बाद हमारी एवरमेंट शुरू होती है। देखो एवरमेंट मींस व्हाट, अब एवरमेंट जब आप शुरू करते हो तो प्लेंट राइटिंग का, प्लेंट ड्राफ्टिंग का एक प्रोसेस है। तो जैसे यहां पे लिखा है मोस्ट रिस्पेक्टफुली शो इट, इस तरह से लिख सकते हो। तो मोस्ट रिस्पेक्टफुली सबमिट्स ऐसे भी लिख सकते हो। तो जो भी आपको लिखना है, लेकिन मोस्ट रिस्पेक्टफुली शो इट अगर आप लिख रहे हो तो इट इज गुड। इसके बाद जो है, अब प्लेंट आपकी जब आप प्लीडिंग्स बनाओगे, प्लीडिंग्स में एवरमेंट्स कैसे कैसे लिखनी है, स्ट्रक्चर क्या रहेगा, तो स्ट्रक्चर पैरावाइज चलता है। पैरावाइज, ऐसा नहीं कि हेडिंग बना दी है, कॉज ऑफ एक्शन, हेडिंग, जुरिसडिक्शन, ऐसा नहीं, ये कोई क्वेश्चन नहीं है ना, ये ड्राफ्टिंग है। तो ड्राफ्टिंग के नंबर अलग तरीके से काउंट होते हैं। सो एज यू पीपल कैन सी, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो हमारा प्रीपोजिशन हम डिस्कस कर रहे हैं, ये प्रीपोजिशन है रिकवरी ऑफ पोजेशन मैनी प्रॉफिट्स को लेके। तो अकॉर्डिंगली यहां पे जो है एवरमेंट्स मिलेंगे आपको, दैट द प्लेंटिफ इज अ लॉफुल ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी लोकेटेड एट सो एंड सो प्लेस एट सो एंड, उसके बाद आप प्रॉपर्टी का आइडेंटिफिकेशन दोगे। अगर लिखा है प्रीपोजिशन में तो देना है, नहीं लिखा है तो जर्नल रेफरेंस आप दोगे, ठीक है, या खाली छोड़ दो, ब्लैंक लगा दो। तो प्लेंटिफ इज द लॉफुल ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी लोकेटेड एट सो एंड सो प्लेस, ये आप लिखोगे। डिफेंडेंट वॉज अ टेनेंट इन द प्रॉपर्टी अंडर लीज एग्रीमेंट एग्जीक्यूटेड ऑन सो एंड सो डेट फॉर अ फिक्स टर्म, लीज का टाइम पीरियड लिखोगे अगर लिखा हुआ है प्लेंट में, प्रीपोजिशन में, तो विच एक्सपायर्ड ऑन सो एंड सो डेट। तो इससे आपने अपनी प्लेंट को जब आपने कोर्ट के सामने रखा, पहली 2 पैराग्राफ से पता लग जाता है कि प्लेंटिफ का प्रॉपर्टी के साथ क्या कनेक्शन है, एंड सेकंड पैरा में पता लग रहा है कि डिफेंडेंट ने प्रॉपर्टी के अगेंस्ट जो है क्या किया है। इसके बाद थर्ड पैरा आ रहा है, अब ये हमारे कॉजेज ऑफ एक्शन शुरू हो रहे हैं, ठीक है। तो थर्ड पैरा आ रहा है, अपॉन एक्सपायरेशन ऑफ द लीज टर्म डिफेंडेंट वाज रिक्वायर्ड टू वेकेट द प्रॉपर्टी एंड हैंड ओवर पीसफुल पोजेशन टू द प्लेंटिफ। तो ये इनकी टर्म्स थी कि लीज खत्म होने के बाद द डिफेंडेंट इज बाउंड टू रिटर्न द पोजेशन टू द प्लेंटिफ, एंड प्लेंटिफ इशूड लीगल नोटिस डेटेड सो एंड सो, खाली जगह छोड़ सकते हैं, to the defendant requesting the defendant to vacate the property and deliver peaceful possession, क्योंकि लीगल नोटिस की रेफरेंस जो है हमारे प्रेपोजिशन में थी, तो हमें ये देना चाहिए। इसके बाद पैरा नंबर 5 आता है, द डिफेंडेंट डिस्पाइट रिसीविंग द नोटिस हैज रिफ्यूज्ड एंड फेल्ड टू वेकेट द प्रॉपर्टी एंड कंटिन्यूज टू ऑक्यूपाई इट विदाउट एनी लॉफुल अथॉरिटी और कंसेंट ऑफ द प्लेंटिफ। तो अब आपने अपना कॉज ऑफ एक्शन कोर्ट के सामने दे दिया कि मैंने इसको लीगल नोटिस दिया था, लीगल नोटिस मिलने के बावजूद भी दिस पर्सन इज नॉट डिलीवरिंग द पोजेशन टू मी। इसके बाद thereafter you will write that the defendant despite receiving notice has refused to fail and vacate the property, then the defendant continued possession of the property in an unauthorized and unlawful, thereby infringing upon the plaintiff's legal right to possession। तो आपने कोर्ट के सामने रेफरेंस दे दी कि प्लेंटिफ के जो लीगल राइट्स है, डिफेंडेंट इज वायलेटिंग ऑल दोज लीगल राइट्स। thereafter that the plaintiff had suffered financial losses due to the defendant unauthorized occupation of the property, as a plaintiff has been deprived of rental income at the prevailing market rates at specified rate per month। तो ये आप लिख सकते हो, ठीक है, कि the plaintiff is suffering financial losses because you want to claim the property back, you have to mention that what kind of losses you are suffering. Then you will be mentioning that plaintiff is also entitled to recover many profits from the defendant at the rate of so and so per month, and lease will be expired from the lease expiry date until the date of actual recovery of possession of property। So आपने ऊपर possession की बात करी, अब आप जो है many profits की बात कर रहे हैं। Thereafter the defendant refusal to vacate the property despite multiple requests and legal notice has compelled the plaintiff to file a present suit for the recovery of possession and many profits, that this court
has the jurisdiction to try and entertain the suit as to the property situated within the territorial jurisdiction. तो ये jurisdiction clause आ गया आपका. Then plaintiff has no other alternative remedy except to approach this honorable court to redress of grievances. तो इस तरह से आप जो है जुरिस्डिक्शन क्लॉज अपना मेंशन करोगे. जुरिस्डिक्शन क्लॉज के बाद एक क्लॉज आपका आता है दैट द प्लेंटिफ हैड डिपॉजिटेड द रिक्विजिट कोर्ट फीस एज एप्लीकेबल इन दिस पर्टिकुलर सिविल सूट. तो ये एक आपका जुरिस्डिक्शन क्लॉज. उसके बाद आपका जो है फीस पेमेंट का क्लॉज आएगा. उसके बाद फाइनली आप जो है रिलीफ क्लॉज पे आते हो. रिलीफ क्लॉज में आपको कोर्ट से डिमांड करना है कि आप क्या क्या रिलीफ मांग रहे हो. तो इन द व्यू ऑफ द अबव द प्लेंटिफ प्रेज द फॉलोइंग रिलीफ, दैट इज the defendant to be directed to vacate the property and to deliver the possession to the plaintiff. तो एक तो आपने possession मांग लिया, ठीक है. दूसरी चीज that the defendant be directed to pay many profits at the rate so specify for per month lease expiry date until the possession is delivered to the plaintiff. That the defendant be ordered to pay the cost of this suit, and the last one is that the honorable court may grant any other relief deemed fit and proper in the interest of justice. तो इस तरह से ये प्रॉपर फॉर्मेटिंग आपने करनी है, ठीक है. यू आर नॉट सपोज टू राइट द थिंग्स इन अ हसल फॉर्मेट, ठीक है. एक प्रॉपर फॉर्मेट में चलो, पैरावाइज चलो, प्लेंटिफ के बारे में डिस्क्रिप्शन दो कि वो कैसे प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, डिफेंडेंट ने क्या किया, कॉज ऑफ एक्शन की बात करो, जुरिस्डिक्शन क्लॉज की बात करो, कोर्ट फीस की बात करो, और उसके बाद जो है आप अपने रिलीफ क्लॉज में आओगे. रिलीफ क्लॉज के बाद बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें आ जाती हैं जिसमें एक एक चीज के मार्क्स आपके होते हैं प्लेंट राइटिंग में. प्लेस और डेट यहां पे आएगा. सिग्नेचर ऑफ प्लेंटिफ एंड काउंसिल के सिग्नेचर यहां पे आ जाएंगे. इसके बाद जो है हमारी एक वेरिफिकेशन होती है. बिना वेरिफिकेशन के आपका प्लेंट अधूरा है. अगर आपने प्लेंट में वेरिफिकेशन नहीं लिखा, आपके 2 नंबर वैसे ही काटे जाएंगे, ठीक है. तो वेरिफिकेशन में हम क्या लिखते हैं, देखो, वेरिफिकेशन इज जनरली कि प्लेंटिफ बताता है कि कितनी ऊपर जो पैराग्राफ्स थे वो प्लेंटिफ की नॉलेज के बेस पे हैं और कितनी चीजें उसको काउंसिल ने बताई हैं. तो जैसे आप समझ पाते हैं कि अच्छा जुरिस्डिक्शन की बात है वो वकील साहब बताते हैं, कोर्ट फीस की बात है वो वकील साहब बताते हैं, लीगल नोटिस सर्व हुआ या नहीं ये वकील साहब बताते हैं. तो इन कुछ एक चीजों को छोड़ के बाकी सब जानकारी प्लेंटिफ को होती है. सो अकॉर्डिंगली हमें वेरिफिकेशन का क्लॉज बनाना पड़ता है. वेरिफिकेशन क्लॉज में क्या लिखा जाएगा, दैट आई ए द प्लेंटिफ इन द अबव सूट डू हियर बाय वेरीफाई द कंटेंट्स ऑफ द प्लेंट. अब क्या वेरिफिकेशन हो रही है, दैट पैराग्राफ 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10 and 11, 10 and 9 and 10 are true to my knowledge as they are based upon the facts within my पर्सनल नॉलेज. तो ये आपने लिखा. नेक्स्ट पैराग्राफ 4, 11, 12, 13 जो लीगल नोटिस या जुरिस्डिक्शन या अदरवाइज चीजों से रिलेटेड है, आर बेस्ड अपॉन द लीगल एडवाइस प्रोवाइडेड टू मी बाय माय काउंसिल विच आई बिलीव टू बी ट्रू. इसके बाद वेरीफाइड एट सो एंड सो प्लेस, डेट, और यहां पे सिग्नेचर अकेले प्लेंटिफ के आएंगे. वेरिफिकेशन सिर्फ प्लेंटिफ देता है, प्लेंटिफ के ही साइन आएंगे, काउंसिल के सिग्नेचर वेरिफिकेशन में नहीं आते. सो दिस इज अ फॉर्मेट इज देयर, दिस इज द फॉर्मेट विच वी हैव टू फॉलो. आप अगर ऐसे फॉर्मेट को नहीं फॉलो करोगे आपकी प्लेंट में समस्या हो जाएगी. छोटी छोटी चीजें हैं, प्लेंटिफ कहां लिखना है, डिफेंडेंट कहां लिखना है, सूट नंबर कहां लिखना है, फिर ये जो हेडिंग आती है द प्लेंटिफ मोस्ट रिस्पेक्टफुली शोइथ वो कैसे लिखना है, फिर उसके आगे पैरावाइज कैसे कैसे चीजें चलनी है. ऐसा नहीं कि पहले पैराग्राफ में ही कॉज ऑफ एक्शन बता दिया, पहले पैराग्राफ में जर्नल चीज बताओ कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर मैटर है तो प्रॉपर्टी की आइडेंटिफिकेशन दोगे, किसी और चीज से रिलेटेड मैटर है तो उसके बारे में बताओगे. सो दिस इज द ब्रॉडर फॉर्मेट विच आई कैन टेल यू पीपल, विच यू पीपल हैव टू फॉलो इफ यू आर राइटिंग हिमाचल मेंस एग्जाम दिस इन द अपकमिंग नोटिफिकेशन. सो इसी के साथ साथ ये जैसे प्लेंट का फॉर्मेट मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, इन द सेम वे आई विल बी डिस्कसिंग विद यू पीपल दैट हाउ टू ड्राफ्ट द रिटन स्टेटमेंट ऑल्सो. तो नेक्स्ट सेशन में आई विल बी हैविंग दैट पर्टिकुलर टॉपिक दैट इज हाउ टू ड्राफ्ट WS, और उसके बाद हम एक एक करके और भी बहुत सारे टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं. जितने भी लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको ये चीज समझ में आ गई है, ये फॉर्मेट समझ में आ गया है, बहुत अच्छी बात है. आप कोशिश कीजिए जहां से भी आप पढ़ते हैं, wherever you are studying, अगर आप हमारे पास पढ़ रहे हो तो हमारे से ये फॉर्मेट आप ले लेना, या फिर आपको ऐसे फॉर्मेट्स आपके पास होने चाहिए ताकि आपको पता लगे कि प्लेंट राइटिंग करनी कैसे है. ऐसा नहीं कि वहां पे कुछ भी लिख के आ गए, ठीक है. प्लेंट राइटिंग सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है क्योंकि समय ज्यादा लगता है ना लिखने में, तो उसको आप बार बार प्रैक्टिस करो. मेक अ हैबिट टू राइट द प्लेंट राइटिंग. 5, 7, 10 बार प्लेंट राइटिंग करोगे तो अपने आप वो फॉर्मेट में स्विच ऑन हो जाओगे. तो ज्यादा इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं.
प्रेपोजिशन समझना है, प्रेपोजिशन के बेसिस पे प्लेन राइटिंग होनी है. सो दैट्स ऑल दैट आई वांट टू डिस्कस इन दिस सेशन. मिलेंगे जल्द किसी अगले सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा. थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड वी विल बी मीटिंग वेरी सून. थैंक यू सो मच.